नमस्ते। आज हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं जो ये महिला पहलवानों के साथ हुआ और उसको जिस बेशर्मी से सरकार ने, बेशर्मी मैं टर्म ये यूज कर रहा हूं, शायद ये बहुत हल्का टर्म है, मैं इस तरह के शब्द जल्दी यूज नहीं करता हूं, लेकिन मुझे इससे हल्का शब्द कोई और नहीं मिला। बेशर्मी के साथ सरकार ने जिस तरह से इन महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले को हैंडल किया है, ये शर्मनाक है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी सभ्यता और इंसानियत के लिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिल्कुल भद्दे ढंग से दो एफआईआर होती हैं। एक एफआईआर माइनर के द्वारा होती है जिसमें पॉक्सो तुरंत लगना चाहिए। पॉक्सो का प्रावधान है कि एफआईआर होने के बाद तुरंत गिरफ्तारी हो, और उसका मूल कारण यह है कि जिससे ये डिसीजन को, इस केस को प्रभावित ना किया जा सके। और जैसी की उम्मीद थी वो केस प्रभावित हुआ, 45 दिन के बाद बयान बदल गए और अब फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट या जो भी कहिए वो लग गई है। दूसरे का अपना मंथर गति से अपना चलेगा। आज इसी पे चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और आतमजीत सिंह साहब से मैं बहुत ब्रीफली इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आतमजीत सिंह साहब पहले दिन से इन सारे आंदोलनों से जुड़े हैं। किसान आंदोलन में साथ थे, फिर इस महिला यौन उत्पीड़न वाले में भी थे। मैं थोड़ी बात इसलिए कर रहा हूं कि आतमजीत सिंह साहब, थोड़ा आपकी तरफ भी उंगली इसलिए उठा रहा हूं, आप लोग के किसान आंदोलन ने भी इसको, अब वो उसका कौन सा पार्ट था, कौन सा पार्ट नहीं था, कौन लोग थे, कौन नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने भी इसको कहीं ना कहीं अमित शाह के घर के चाय की टेबल पे ले जाके बेचने का काम किया है। मैं आपसे साफ साफ पूछ रहा हूं, किसान आंदोलन के लोगों ने। मैं थोड़ा इस पे आप एक बहुत ब्रीफ बैकग्राउंड दे दें, फिर सुभाषिनी जी हैं, इनसे हम थोड़े पॉलिटिकल और उस तरह की बातें पूछेंगे। देखिए आनंद वर्धन जी, जो ये कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट महिला खिलाड़ियों की थी। इसमें 7 महिलाएं सामने आई, जिन्होंने 6 महिलाओं ने तो यौन उत्पीड़न का मामला उठाया, जिसपे 354, 354A और 354B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें तमाम गवाह पेश किए गए। 120 गवाह थे जिनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। टोटल 220 गवाह इसमें रजिस्टर्ड है। और इसमें ये बात निकल के आई कि पुलिस ने भी 1550 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की है। उसमें उन्होंने कहा है कि यौन उत्पीड़न हुआ है। जहां जहां वो महिलाओं के साथ इंसिडेंट हुआ वहां पे सीन भी रिक्रिएट किया गया। ऐसा लगा कि कोई मर्डर केस है जिसमें जो है बैलिस्टिक रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट की जा रही है। हालांकि ये कंप्लेंट का मामला था, सेक्सुअल ऑफेंस मामला था, इसमें तो तुरंत गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। अब जहां तक रहा पॉक्सो का केस, पॉक्सो में जिस महिला ने कंप्लेंट की उसको बजाय प्रोटेक्शन देने के, उनके विटनेसेस को, उनके पेरेंट्स को, उनके चाचा को, उनके पिताजी का प्रताड़न किया गया। किसके द्वारा? सरकार द्वारा। सरकार द्वारा विटनेस को मैनेज किया गया। जी जी, आप म्यूट हो गई हैं जी, अब हो गया। बोलिए क्या कह रही हैं जी। तो उनको मैनिपुलेट किया गया, उन पे प्रेशर डाला गया। 161 में बयान दर्ज होने के बाद जब 164 के बयान दर्ज हो जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, लड़की के पिताजी ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई और लड़की के पिताजी ने अपनी बेटी से ये स्टेटमेंट दिलवाया। दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें पिताजी की भी स्टेटमेंट है और लड़की की भी स्टेटमेंट है। फिर एक दूसरा बयान दर्ज कराया जाता है 164 में, और उसमें यह कहा जाता है कि हमने अनड्यू प्रेशर के अंतर्गत ये कंप्लेंट की थी और ये कंप्लेंट जो है हम या तो वापस लेते हैं या हमने प्रतिशोध की भावना से ये कंप्लेंट की थी। तो उसमें जो कंप्लेनेंट है उसका जो कंडक्ट है वो डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि ये पॉक्सो केस है। इसमें एक ही बयान के ऊपर पॉक्सो जो विक्टिम है तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए थी। इसी की पुष्टि साक्षी मलिक ने की है कि अगर उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो गई होती तो ये स्टेटमेंट बदला नहीं जाता। अब इसमें स्टेट कॉम्प्लिसिट है या स्टेट के द्वारा प्रायोजित लोग कॉम्प्लिसिट है। और जहां तक आपने बात की इनकी कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला की, तो इनके पास चारा क्या बचा जब इन पे लाठीचार्ज हुआ, इनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद जब वो मेडल बहाने गंगा में गए तो अमित शाह के दरवाजे के, मतलब उनके पास जाने के बजाय इनके पास कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि ये प्लेयर्स हैं, ये आंदोलनकारी नहीं है। हम लोगों ने इसका बिल्कुल विरोध किया। हम नहीं चाहते थे कि वहां जाके सरकार के साथ बात करें और कॉम्प्रोमाइज हो तो कम से कम किसी इवन विकेट पे हो, क्योंकि इन लोगों का शुरू से ये रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अरेस्ट होने चाहिए। अरेस्ट के अलावा वो कुछ नहीं लेंगे। पर जब अमित शाह से रात को मीटिंग होती है और अगले दिन जब वो मुंडलाना में मीटिंग में बजरंग पुनिया आते हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनका उनसे अरेंजमेंट हो गया है। 9 तारीख दी गई, 9 तारीख के बाद 15 तारीख दी गई, अब 15 तारीख के बाद अब 22 जून की डेट है और पॉक्सो केस में 4 जुलाई की डेट पड़ी है कि वो जो कंप्लेंट है पॉक्सो एक्यूज की और जो स्टेटमेंट दर्ज है और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई मजिस्ट्रेट करेंगे। हालांकि जो बचाव पक्ष की वकील है रेबेका जॉन, उनका ये कहना है कि ये परफेक्ट केस है जिसमें हम हायर कोर्ट जाके
इंडाइटमेंट ले सकते हैं। अब ये मामला खत्म नहीं हुआ है, ये मामला चलेगा, आगे बढ़ेगा, और ये भी हो सकता है कि वो लड़की फिर से करज दिखाकर फिर से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देती है मजिस्ट्रेट के आगे, तो फिर ब्रिजभूषण श्रीधर सिंह के पास बजाय अरेस्ट के और कुछ बचेगा नहीं। ये फोर्स यूज की जा रही है, ये उन पे दबाव यूज किया जा रहा है। इस दबाव के अंतर्गत आगे की कार्रवाई क्या होगी, आने वाला वक्त बताएगा। जी जी, मैं सुभाषिनी जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इसलिए मैं दो तीन चीजें स्पष्ट कर दूं। आपसे हम लोगों को जो जो एज आपसे जब बात कर रहे हैं तो आप पार्लियामेंट की सदस्य रही हैं, आपने देश के शीर्ष नेतृत्व के को देखा है, उसकी पार्ट रही हैं। एज एन अभिभावक, सिविल सोसाइटी के मेंबर कह लीजिए, इंसान कह लीजिए, नागरिक कह लीजिए, आपके नेतृत्व को अब नहीं लगता है कि अब आपकी जरूरत है? वो लड़कियों से ठीक है, उनके पास जैसा आतमजीत सिंह साहब कह रहे हैं उतनी करेज नहीं है, उनको आंदोलनजीवी नहीं है। हालांकि मैं बहुत इस चीज को मानता नहीं हूं। आप ही के ऑर्गेनाइजेशन ने लखनऊ में एक कूड़ा बिनने वाली लड़की जिसका बलात्कार हुआ था, और एक प्रभावशाली अन्ना नाम का एक यहाँ का गुंडा और विधायक और एमपी ये सबका इलेक्शन लड़ता था, उसके अगेंस्ट आप लोग बहुत लंबा लड़े थे, 10-12 साल उस लड़की ने हिम्मत दिखाई थी। तो मैं थोड़ा इस चीज को थोड़ा नहीं मानता हूं कि उनके पास ये चारा क्या चारा रह गया था। उस कूड़ा बिनने वाली लड़की जिसके पास मौत से वो जूझ रही थी, अगर वो हिम्मत दिखा सकती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन लड़कियों के साथ भी बेईमानी हुआ जो इनको देख के जो इनको रोल मॉडल समझती थी। अब सुभाषिनी जी सीधे सीधे ये है कि अब आप लोगों के गेंद अब आपके पाले में है। आपका पाला जब मैं बोल रहा हूं तो एज एन इंसान, एज एन अभिभावक, एज ए नेता, इन सारी चीजों की मिलीजुली क्या करना है आगे? सुनिए, सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों को उंगली सही दिशा में उठानी चाहिए। गलत दिशा में हम उंगली उठाएंगे तो चारों तरफ एक बड़ी निराशा फैलेगी। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं 100% नहीं मानती हूँ कि जो लोग संघर्ष में थे, हमें उन्हें ये कहना चाहिए कि उन्होंने गलती की। हमें ये देखना चाहिए कि इसमें जो सरकार की भूमिका है, सरकार ने क्या क्या नहीं किया। देखिए, आपने वो जो उदाहरण दिया लखनऊ का, उसमें हाँ सपा की सरकार थी, सपा की सरकार जो दोषी थे उनको उनकी मदद कर रही थी, ये बात सही है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग वहां लड़े, और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग लड़ नहीं पाए, हम लोग पूरी तरह से लड़े। और बीच में मायावती जी की सरकार बनी, उस सरकार ने बहुत हम लोगों के मदद की। उसके बाद अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बने, और वहां से भी हमको कोई ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए, तो वो जीत हो सकी। लेकिन वो लोग पावरफुल लोग थे, तब तक ये पॉक्सो कानून और ये चीजें नहीं थी, और उसमें लोग गिरफ्तार भी हुए, मरे भी, और वो जो मेन दोषी था वो भी अल्टीमेटली उसको सजा हुई। तो वो एक अलग तरह का केस था। यहाँ अगर हम ये शुरू कर देंगे इन्होंने ये गलत किया, उन्होंने गलत किया, तो मैं समझती हूँ कि जो सरकार की इसमें पूरी की पूरी जो एक आपने निंदा कहा, आपने कहा कि हम उनकी भर्त्सना करते हैं, मतलब ये बहुत ही नरम शब्द हैं। इस सरकार ने देश की महिलाओं के साथ गद्दारी की है, एक बार नहीं, लगातार गद्दारी ये करती ही चली जा रही है। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार ने घोषित कर दिया है कि किसी भी आतम जी साहब, आप अगर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर कनेक्शन की दिक्कत है तो जी, वो चर्चा को आप आगे बढ़ा। तो चर्चा में ये विषय है कि देखिए, जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ दोष पहलवानों का भी है कि वो अमित शाह के घर क्यों गए। मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूं कि उनके पास कोई चारा बचा भी नहीं था, क्योंकि अमित शाह ने उनको ऐसा ट्रैप किया, और उसके बाद वो होम मिनिस्टर के यहाँ मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है कि ये सीक्रेट मीटिंग है, इसमें जो भी हमारी बातचीत हुई है इसको आप किसी को बताइएगा मत, जब तक इस पे हम लोग तमाम पहलुओं पे बात न कर लें और इसका विषय का सलूशन न ढूंढ लें। अगले दिन जब वो मुंडलाना जाते हैं बजरंग पुनिया और कहते हैं कि हम बड़ी पंचायत करेंगे 15 तारीख को, और उससे पहले जो है हम कोई फैसला नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि कोई भी किसान यूनियन अपने मंच से या कोई भी खाप पंचायत अपने मंच से इस पर कोई फैसला सुनाए। तो जब ये बात सामने आई तो 2 बजे इंडिया टीवी पे, रजत शर्मा के टीवी चैनल पे ये निकल के आता है कि पहलवान तो कल रात को 11 बजे
उनके यहाँ गए थे, अमित शाह के यहाँ, साथ में संजीव बालियान थे। तो अब मामला ये हो जाता है कि जब सरकार एक तरफ वार्ता कर रही है और उनसे कह रही है कि इसको आप बाहर मत बताइएगा, और उसी इंफॉर्मेशन को अपने गोदी मीडिया के द्वारा लीक कर देती है, तो इसका मतलब है कि पहलवानों को फंसाया गया। उनको आश्वासन दिया गया कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी, हम आपके साथ हैं, कार्रवाई पूरी होने दीजिए, चार्जशीट फाइल होने दीजिए। इन द मीन वाइल वो पीड़िता, पॉक्सो एक्ट की पीड़िता के पिता को और उसके ताया या चाचा जो भी लगते हैं उनको उनसे वार्ता करती रही, उनपे प्रेशर डालती रही। हरियाणा के कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका नाम चलता रहा और तमाम जगह से उनको कॉल्स जाती रही, प्रेशर जाता रहा, उनको साम दाम दंड भेद, और ये भी कहा गया कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर उसके फादर द्वारा स्टेटमेंट चेंज करवाया गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? सरकार अगर कॉम्प्लिसिट है और सरकार में बैठे आदमी को वो सजा नहीं कराना चाहते हैं और इस तरीके से बेशर्मी से पेश आते हैं, तो इसमें पहलवानों को की गलती मैं कम मानूंगा, क्योंकि वो इंसाफ मांगने आए थे। इंसाफ आप किससे मांगते हैं? न्यायपालिका से मांगते हैं, कार्यपालिका से मांगते हैं, मौजूदा सरकार से मांगते हैं। और वहां पे बैठी सरकार अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं दे पा रही है और आपको तमाम मुद्दों पर पॉलिटिकली फंसा रही है, आपको एलिनेट करती है, आपको इस तरीके का वो दिखा रही है कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, किसी मीटिंग में ना जा पाए, तो इसको तो किसान आंदोलन और खाप पंचायतों ने और किसान यूनियनों ने बहुत अच्छी तरह समझा। उनको समझ में आ गया कि सरकार इनको बुरा बनाने में लगी हुई है और वो चाहती नहीं कि उसके किसान यूनियंस या खाप पंचायतें उनको सपोर्ट करें, और इस वजह से ये सारा एपिसोड हुआ। इसमें पहलवानों की गलती कम और महिलाओं की गलती तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो पहली बार इंसाफ मांगने निकली हैं, और अगर उनको इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो फिर किसके द्वार जाएंगी? और मजिस्ट्रेट ने अब क्योंकि वेकेशन बेंच थी, उन्होंने कह दिया कि आप 22 जून तक वेट करिए। हालांकि ये केस इतना संगीन था कि इसमें मजिस्ट्रेट जो भी थे वेकेशन बेंच के संज्ञान ले सकते थे, और दिल्ली पुलिस से अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट तलब करनी थी तो रिपोर्ट भी तलब कर सकते थे। और 4 जुलाई की बजाय उसकी डेट पहले रख के, और जो पॉक्सो एक्यूज हैं या पॉक्सो की जो पीड़िता हैं, जो विक्टिम हैं, उनको बुला के उनसे सवाल पूछ लेते कि 164 में ये बयान बदला है आपके फादर ने, क्या आपकी इसमें सहमति है? तो ये सब चीजें हो सकती थी। और नहीं तो फिर न्यायपालिका का फायदा क्या हुआ अगर आप ऐसे करेंगे? बात वही आ जाती है कि इन सब मामलों पर सरकार ने जैसे अजय मिश्रा टैनी को बचाने की कोशिश की, वैसे ही कहीं ना कहीं वो बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है। फिर जो एमपी कनेक्ट प्रोग्राम में 11 तारीख को एक भव्य प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें 10,000 20,000 आदमी वहां इकट्ठे किए जाते हैं, और बृजभूषण शरण सिंह वहां अनाउंस करते हैं कि अगला कैंडिडेट मैं ही होऊंगा केसरगंज से। मतलब उन्होंने अपनी पार्टी लाइन को भी डिफाई कर दिया, उन्होंने अपनी अपनी अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको भी डिफाई कर दिया, और देश की सारी महिलाओं को डिफाई कर दिया। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो लड़ूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, और मैं जीत के भी दिखाऊंगा। तो अगर इस बेशर्मी, अगर ये पॉलिटिकल पावर की, अगर ये इस तरीके से अगर बेशर्मी की परिकाष्ठा है, तो फिर इस देश के लोकतंत्र को बचाएगा कौन? मुझे तो ऐसा लगता है इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और राजतंत्र शुरू हो गया है, जिसमें राजदंड का अभियोग कर दिया गया है कि जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसको राजद्रोह का मुकदमा दाखिल किया जाएगा उस पर, और उसको राजदंड दिया जाएगा। लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है, ना आप सवाल कर सकते हैं ना आप जवाब दे सकते हैं। जी आत्मजीत सिंह साहब, मुझे एक चीज बताइए, हम सब लोगों को बहुत उम्मीद हुई थी जब किसान इसके साथ जुटने लगे थे, और ऐसा लगा था कि किसान इस जो ये इशू है वो किसान अपना इशू आके जैसे उन्होंने किसान आंदोलन किया था उस तरह से इसको लड़ेंगे। अब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें किसान में आपस में कौन गया कौन नहीं गया, क्योंकि ये जग जाहिर है कि हरिद्वार में नरेश टिकैत गए और उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर हम सोल्यूशन दिलवाएंगे। अब ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वो 5 दिन उन्होंने सरकार के लिए ज्यादा मांगे थे बनिस्बत, मतलब अब जो अगर मैं सामान्य बुद्धि से देखूं, सामान्य उससे देखूं, तो मुझे तो नरेश टिकैत साहब सरकार के नुमाइंदे ज्यादा लग रहे थे हैं इस समय बनिस्बत इन खिलाड़ियों के। खैर, मेरा ये कि अब किसान ने एक समय कहा कि भाई हम इसके साथ हैं, आपने जैसा कहा, फिर बजरंग पूनिया ने कहा कि अभी आप रुकिए। आज की तारीख में किसानों का क्या स्टैंड है, और खास करके जो किसान के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, कोई कहता है साथ है कोई नहीं है, कौन एसकेएम है, असली एसकेएम है, क्या है? तो किसानों का क्या स्टैंड है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं,
आपने देखा सूरजमुखी की एमएसपी को लेकर जब शाहबाद में NH-44 जाम किया गया तो सरकार 4,000 रुपए का रेट भी नहीं दिलवा पा रही थी। उन्होंने ओपन मार्केट में सेल का आदेश दे दिया, उन्होंने कहा कि हम परचेजिंग नहीं करेंगे। और एमएसपी उस फसल की इस साल 6400 रुपए, अगले साल 6700 रुपए है। 2400 रुपए का नुकसान किसान को पड़ रहा था। उन्होंने कहा भवनंतर स्कीम में आपको 1000 रुपए ही कॉम्पनसेशन दे सकते हैं, तब भी 5000 का रेट बनता है। तो 1400 रुपए के लिए सरकार सड़क पे उतरा, उनके यूनियन के लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 दिन की जद्दोजहद के बाद किसान ने वो आंदोलन जीता। एक मामला और पटियाला में हुआ। पटियाला में जो एक हमारी किसान यूनियन थी जगजीत सिंह डल्लेवाल की, BKU सिद्धूपुर, उन्होंने वहां पे एक आमरण अनशन लगाया कि आप जब कह रहे हैं कि नलकूपों पे, मीटरों पे बिजली बिल नहीं दिए जाएंगे तो स्मार्ट मीटर क्यों लगवाए जाएं? स्मार्ट मीटर का मतलब है कल को आप हमें बिजली देना बंद कर देंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे, आप हमारे गले में फांसी का फंदा लगा देंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में हमारे पास कुछ चारा ही नहीं बच जाता, हमें तो फिर इस पर आंदोलन करना पड़ेगा। जब वो वहां बैठे थे सुबह 3:30 बजे, मतलब 8 तारीख से वो बैठे थे और 13 तारीख की सुबह 3:30 बजे वो जब पाठ कर रही थी महिलाएं वहां पे 70-70 साल की, उनको डांठी डंडे मार के बस में बिठा के उनको वहां से ले जाया गया। और फिर उसके बाद कल भगवंत सिंह मान की सरकार ने घुटने टेके, उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने 7 पॉइंट प्रोग्राम पे चर्चा का विषय भी कर लिया। उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे और नलकूपों के बिल माफ होंगे। यही उत्तर प्रदेश की सरकार योगी महाराज ने वादा किया कि हम नलकूपों के बिल माफ कर देंगे, पर वो नलकूपों के बिल अभी तक माफ नहीं हुए। 2 साल सरकार को हो गए, 1.5 साल सरकार को हो गए कार्यरत हुए। तो जब किसान लड़ता है तो किसान अपनी अस्मिता के लिए लड़ता है, अपने हुकूक के लिए लड़ता है, अपने हक के लिए लड़ता है। तो वो लड़ाई जो है वो आर पार की लड़ाई होती है। वो सड़क की धूप भी नहीं देखता, वो 45 डिग्री भी नहीं देखता, वो सड़क की गर्मी भी नहीं देखता, वो वहीं लेट जाता है और वो कहता है कि मैंने वैसे ही मरना है तो क्यों ना मैं सरकार से लड़के मरूं, योद्धा बन के मरूं, मैं अपने घर में अपने बच्चों को भूखा मार के क्यों मरूं। तो ये बात आ जाती है जब अपने पे बात आती है, जब उसको लगता है कि मेरी रोजी रोटी का सवाल है तो वो दिल से लड़ता है। वो दिल से लड़ता है, सरकार झुकती है। पहलवानों वाले मामले में क्या हुआ, उन्होंने 31 मई को जब उनकी छुट्टी खत्म हुई, उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। उनको कहा कि आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद हम आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह के विषय में हम चार्जशीट फाइल कर देंगे, जो करेक्ट होगा, जो जस्ट होगा वो करेंगे। जनवरी में उन्होंने यही प्रॉमिस किए थे, पर उसके बाद उन्होंने कूटनीति के द्वारा उनको डिमोनाइज करने की कोशिश की, उनको इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि ये तो सरकार से भी वार्ता कर रहे हैं और किसानों और खाप पंचायतों का भी एडवांटेज ले रहे हैं। तो इस तरीके से जब उनको दिखाया गया तो उनको बैड लाइट में दिखाने का सरकार का योग था, पर ऐसा किसानों ने माना नहीं। किसान यूनियंस आज भी कहती है वो हमारी बेटियां हैं, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम उनको माफ कर देते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी ये किया नहीं है। वो किस तरीके से, कितने पर्दे पार करके, कितने बैरियर पार करके, कितनी लक्ष्मण रेखाएं पार करके अगर वो इस दरवाजे पे पहुंची हैं कि वो कंप्लेंट की उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि आप हमारी कंप्लेंट को दर्ज कीजिए, तो ये बहुत बड़ा विषय है। तो इसलिए हम बेटियों के साथ हैं। हमारी यूनियंस ने SKM में हमारे जोगिंदर सिंह उग्राह ने ये बात कही कि हम अभी भी बेटियों के साथ हैं। आज हमारी बेटियां एक आवाज करेंगी तो हम तुरंत जहां भी वो कहेंगे हम जंतर मंतर बना देंगे, चाहे कोई भी विषय चुन लें, किसी भी स्थान को चुन लें, हम उसको जंतर मंतर बना देंगे। 10,000 महिलाओं के साथ वहां जाएंगे। जी अच्छा, वो पता नहीं मेरा तो सब कनेक्शन कट गया था, मैं नहीं बड़ी मुश्किल। नहीं हाँ नहीं, आपका फिर से हो गया। मैं उसी चर्चा को आपसे पूछना। अब सुभाषिनी जी ये बताइए कि देखिए ये हम सब लोगों की, पूरे देश की, समाज की सामूहिक लड़ाई होगी। आप अब क्या मतलब कहाँ आगे कैसे इसमें करना है, क्योंकि अगर आपने इस लड़ाई को ठीक से नहीं लड़ा तो बाकी तो महिला उत्पीड़न जो है केवल स्पोर्ट्स का इतना नुकसान होगा। माँ बाप ऐसे भी लड़कियों को जल्दी, जो हिंदुस्तानी वातावरण है उसमें नहीं जाने देते हैं, अब तो और घर में रखेंगे बांध। फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने लड़ाई ठीक से नहीं लड़ा तो मैं फिर कहूंगी इस लड़ाई को तो हम लोग पूरी ताकत लगा करके लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और ये इसमें कम ताकत अभी तक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके FIR करानी पड़ी। कितने लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, कितने लोगों ने इसके खिलाफ बोला। आज जो लोग तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि ये लड़ाई है कितनी कठिन। बैठ करके कहना कि आपकी ये गलती आप नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं इसको बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये लड़ाई सरकार और उसकी पूरी ताकत के खिलाफ हो रही है और इस लड़ाई को लड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। अभी मैं ये कहना चाहती हूँ, कहीं से भी
जो पहलवान महिला है उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि वो लड़ाई से पीछे हट रही हैं। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, उन्होंने अब आकर के ये कहा है कि उन्होंने गिरफ्तारी की मांग को छोड़ा नहीं है, लेकिन गिरफ्तार सरकार कर नहीं रही है। लड़ाई तो चलनी है, चाहे वो करे या न करे, हमारी लड़ाई तो चलनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इतना ज्यादा इसको कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई के साथ हैं, उनको सरकार के खिलाफ और बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग सीधे सीधे सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं ये बृजभूषण सिंह को बचा रहा है। हम लोग सब उंगली उठा के कह रहे हैं ये बृजभूषण सिंह को बचा रहा है। तो समाज के तमाम हिस्सों को कहना पड़ेगा कि ये सरकार बृजभूषण सिंह को बचा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर बृजभूषण सिंह के अलावा के बजाय समझ लीजिए केरला का कोई सीपीएम का एमपी होता, तो क्या लोग छोड़ते सीपीएम की सरकार को? अगर कोई कांग्रेस का नेता होता तो क्या लोग उसको छोड़ते? तो ये जो एक सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के अंदर है, और इसमें भी बहुसंख्यवाद है, मेजॉरिटेरियनिज्म है, ये जो लोगों का बहुसंख्यवाद है, जिसकी वजह से वो महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पर और बाकी तमाम देश की एकता के सवाल पर इस सरकार के साथ नरम रवैया अख्तियार करने के लिए तैयार है। उनको ये छोड़ना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात कहना चाहती हूँ, ये लड़ाई सरकार से है। आज महिला उत्पीड़न को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार कर रही है और लोगों को इस असलियत को पहचानने की जरूरत है। आप सोचिए कि पुलिस कह रही है कि पॉक्सो केस नहीं बनता, इसे वापस कर लीजिए। वो होती कौन है कहने वाली? पुलिस को तो जांच करनी चाहिए कि आखिर अगर बयान बदला गया है तो क्यों बदला गया। क्या उनके ऊपर दबाव बनाया गया था? क्या उनको कोई डर या धमकी का सामना करना पड़ा, या और कोई बात है? क्यों बयान बदला? लेकिन पुलिस बस कह रही बयान बदल दिया, इसलिए हम भी कह रहे कि केस खत्म कर दो। तो केस, दिस इज डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, दिस इज डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। और अभी एक केस में आया है जिसमें एक जवान को 20 साल की सजा दी गई है, जहां पर उस लड़की ने कोर्ट में आकर के कोर्ट के सामने कहा कि मैं अपना बयान वापस ले रही हूँ। फिर भी कोर्ट ने कहा आप बयान वापस ले लीजिए, लेकिन उसका जुर्म नहीं कम होता है, उसको इसकी सजा दी जाएगी। तो हम भी ये कह रहे हैं, एक 17 साल की लड़की, एक गरीब साधारण परिवार की, सरकार की बहुत बड़ी ताकत होती है, क्या क्या नहीं सरकार कर सकती है, क्या क्या नहीं उस परिवार के साथ किया होगा। और अब हमको उस लड़की की तरफ से नहीं मालूम हुआ है कि उसने बयान बदला है, उसके बाप ने भी नहीं कहा है, तो पुलिस कह रही है। तो पुलिस किस आधार पर कह रही है? ये लोगों को पूछना चाहिए। ये नहीं जल्दी कह देना चाहिए अरे देखिए बयान बदल दिया, ये तो पीछे हो गए, ये तो पीछे हट गए। ये तरीका ही हम लोगों का बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसके पीछे माफ कीजिएगा हम लोगों का मेजॉरिटेरियनिज्म है। हमारा मेजॉरिटेरियनिज्म है जो हर मामले में सरकार को माफ करता है, सरकार के लिए दलील पेश करता है और सरकार के प्रति एक नर्म रवैया अख्तियार करता है। और ये हम लोग करते रहेंगे तो फिर आगे हमको और भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। जी, सुभाषिनी जी और आतंकजीत सिंह साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पे बात करने के लिए। मेरा आपसे आग्रह ये होगा कि या तो हम लोग इसको हर 4-6 दिन पे, हफ्ते पे इस बात को जगाए रखें, क्योंकि लोगों की जैसा सुभाषिनी का याददाश्त बहुत शॉर्ट होती है, जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो हमारे और आपके घर के दरवाजे को खटखटा रहा है। तो अगर जी सुभाषिनी जी, हमें नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को लगता है ना मेरा नहीं, मुझे लगता है मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा, अगला घर मेरा भी हो सकता है ये। और मुझे, मेरी, आपकी और आतंकजीत सिंह साहब या किसी की भी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि कम से कम लोगों को करें भैया ये अपने घर की आग लगी है, ये किसी पड़ोसी। और सरकार आग लगा रही है, सरकार आग में घी डाल रही है, तेल डाल रही है, ये है बहुत बड़ी मतलब खतरे। ये समझाना और समझना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।